तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था द चार्ज। आरोपों पर बात चल रही थी, और आरोपों पर बात जो चल रही थी तो हम लोगों ने जाना था कि आरोप जो दिए गए हैं धारा 211 से लेकर के 224 तक दिए गए हैं, 211 से लेकर 224 तक। पिछली क्लासों में हमने जाना था कि आरोप क्या होता है और आरोप कैसे विरचित किए जाते हैं। पहला, आरोप क्या होता है, इस पर बात हो चुकी थी। आरोप कैसे विरचित किए जाते हैं, इस पर बात हो चुकी थी। आज जो बात चलेगी वो बात ये चलेगी कि आरोप में व्यक्तियों को शामिल कैसे किया जाता है, व्यक्तियों की विरचना आरोप में कैसे की जाती है। तो आज इस पर बात चलेगी, और जब इस पर बात खत्म हो जाएगी तो यहीं पर आरोप खत्म हो जाएंगे। तो धारा 223 जो है वो कहती है, व्हाट पर्सन में बी चार्ज ज्वाइंटली, किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाए जा सकते हैं। 223 इस पर बात करती है। तो बात करेंगे 223 जो बात करती है वो कहती है कि निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। वो कौन कौन व्यक्ति हैं? इसमें खंड ए कहता है, खंड ए है, वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है। पहला है वो ये कहता है कि अगर एक से अधिक व्यक्तियों ने एक ही ट्रांजैक्शन में कोई कार्य किया है और वो कार्य जो है वो एक आपराधिक कार्य है। एक ही ट्रांजैक्शन में कई व्यक्तियों ने कोई कार्य किया है और वो सभी व्यक्ति जो कार्य किए हैं वो एक आपराधिक कार्य है, तो उनके द्वारा जो कार्य किया गया, एक कार्य में जितने व्यक्ति शामिल थे, एक ट्रांजैक्शन में, एक समव्यवहार में जितने व्यक्ति शामिल थे, उन सभी व्यक्तियों पर ज्वाइंटली आरोप लगाया जा सकेगा। जैसे एक बहुत चर्चित केस है वीरेंद्र कुमार घोष का मामला। वीरेंद्र कुमार घोष का मामला है आईपीसी में। उसमें आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति होते हैं जो एक डाकखाने को लूटने के लिए जाते हैं। उसमें वीरेंद्र कुमार घोष जो होता है वो क्या करता है कि डाकखाने के बाहर खड़ा रहता है, पहरा देता है, ये देखने के लिए कोई आ तो नहीं रहा है, ताकि हम अपने अंदर जो साथी धन लूटने के लिए गए उनको सूचना दे दें। और उसके अन्य साथी जो हैं वो अंदर चले जाते हैं, जो डाक ऑफिसर होता है, डाक का अधिकारी होता है, उससे जाकर रुपए मांगते हैं। उसी दौरान घटना घटती है, एक व्यक्ति मारा जाता है। तो ये सभी व्यक्ति जो है थे वो एक ही ट्रांजैक्शन में कार्य कर रहे थे, तो इनको एक साथ आरोप एक ही विचारण में इन पर लगाया जा सकता है। ये आपका पहला खंड है, वो ये कहता है। दूसरा खंड है, वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। दूसरा खंड कहता है कि वे व्यक्ति जिन्होंने कोई कार्य किया है या फिर उन्होंने कोई प्रयत्न किया था और उस प्रयत्न को किसी व्यक्ति ने क्या किया था, अवेट किया था, दुष्प्रेरित किया था। अब इसमें कौन कौन व्यक्ति, खंड बी जो है वो कहता है कि वे व्यक्ति जिन्होंने कोई अपराध कारित किया है, जिसने कोई अपराध कारित किया है, तो अपराध किसने कारित किया, ए नाम के व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, और बी जो है उसने क्या किया था, दुष्प्रेरण किया था, अबेटमेंट, इसने क्या किया था, अबेटमेंट किया था। किसको किया था, ए को। बी ने अबेटमेंट किया था ए को कि जाकर के सी की हत्या कर दो, सी की हत्या कर दो। तो ए ने जाकर क्या किया, सी को मार दिया। इसकी ए ने सी की डेथ कार्य कर दी, किसके कहने पर, बी के कहने पर। तो ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति एक अपराध करता है और उस अपराध का जो अबेटमेंट करता है, इन दोनों व्यक्तियों को एक ही विचारण में इन पर संयुक्त आरोप लगाया जा सकता है। ज्वाइंटली चार्ज इन पर एक ही ट्रायल में लगाया जा सकता है। अब देखिएगा
अगला है खंड। हाँ, एक चीज और अगर स्थिति ये थी कि एक दूसरी स्थिति है ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि जाकर के तुम डी नाम के व्यक्ति के घर में चोरी कर लो जाकर के। ये इसका घर है। ए ने बी से कहा कि तुम डी नाम के व्यक्ति के यहाँ जाकर के घर में चोरी कर लो। तो ऐसी अवस्था में इसने क्या किया है, ए ने बी को क्या किया, अबेट किया है, दुष्प्रेरित किया है। वो दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप डी के घर जाता है और चोरी करने का कार्य करता है, परंतु चोरी नहीं कर पाता है। तो क्या हो जाकर के, चोरी का प्रयत्न हुआ जाकर के। तो ऐसी अवस्था में ए ने बी को दुष्प्रेरित किया है, अबेट किया है, तो इन दोनों पर एक ही विचारण में संयुक्त रूप से आरोप विरचित किए जा सकते हैं, आरोप लगाया जा सकता है। अगला खंड है सी। सी कहता है वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है। तो देखिएगा, धारा 219 में हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, जब धारा 219 चल रही थी, धारा 219 सेक्शन 219 चल रही थी, तो उसमें कहा गया था कि एक ही वर्ष के अंदर 12 मास के अंदर एक से अधिक अपराध किए गए हैं। वो ऐसे अपराध हैं जो एक ही किस्म के अपराध हैं, एक ही किस्म के अपराध जो 12 मास के अंदर किए गए हैं और 3 से अधिक नहीं है, तो फिर उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है। ये बात कही गई थी 219 में। और यहाँ पर क्या कह रहा है खंड सी। खंड सी कहता है कि वो अपराध जो एक ही किस्म के हैं और धारा 219 के अंतर्गत आते हैं और जो एक ही वर्ष के भीतर किए गए हैं और 3 से अधिक अपराध नहीं है, अपराधों की संख्या 3 से अधिक नहीं है, 12 मास के अंतर किए गए हैं और एक ही किस्म के हैं, तो ऐसे अपराध में जितने व्यक्ति शामिल होकर वो कार्य करेंगे, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 लोग हैं जो एक घर में जाकर के क्या करते हैं, चोरी करने का काम करते हैं, चोरी करने का काम करते हैं। और एक समय में ये जाकर के चारों के चारों चोरी करते हैं। और वो समय कौन सा है, जनवरी माह में। जनवरी मंथ में ये चारों जाकर के क्या करते हैं, इस घर में चोरी करते हैं। फिर ये चारों जाकर के एक अन्य मकान है, ये चारों जाकर के एक अन्य मकान है, वहां जाकर के चोरी करते हैं। और ये करते हैं मार्च में, मार्च के मंथ में ये जाकर के इस दूसरे मकान में चोरी करते हैं। और फिर ये एक अन्य मकान में जाकर के क्या करते हैं, चोरी करते हैं। सही है। तो इस प्रकार से इन्होंने, और ये करते हैं दिसंबर में जाकर के। और फिर एक और मकान है, उसमें फिर ये चोरी करते हैं 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को ये एक और घटना को वारदात देते हैं। सही है। तो इन्होंने एक साल के भीतर 4 अपराध किए हैं जो एक ही किस्म के हैं। क्यों एक ही किस्म के हैं? क्योंकि वो अपराध 379 के अधीन दंडनीय है चोरी के लिए। तो वो तीनों अपराध एक ही धारा के अधीन आ रहे हैं, इसलिए वो तीनों अपराध एक ही किस्म के अपराध हुए हैं। और वो क्या नाम अपराध जो हैं उनकी संख्या कितनी है? संख्या है 4। एक साल के भीतर 4 अपराध किए गए हैं और व्यक्ति कितने हैं? 4। तो धारा 219 जो है वो कहती है कि अगर एक वर्ष के भीतर जो अपराध किए गए हैं और एक ही किस्म के हैं, उनकी संख्या जो है अधिकतम 3 है, तो 3 अपराधों का एक ही ट्रायल में आरोप लगाया जा सकता है। मतलब उनका एक ही ट्रायल में आरोप लगाया जा सकता है और जितने व्यक्ति होंगे उन सभी व्यक्तियों को एक ही ट्रायल में शामिल किया जा सकता है, एक ही ट्रायल में शामिल
किया जा सकता है। और अपराधों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 3। चौथा है तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा, वो अगले उसके लिए अलग ट्रायल चलेगा। और 3 अपराधों तक के लिए एक ही ट्रायल चलेगा जाकर के। तो ये यहाँ पर हो गया। अगला है अगला खंड है डी। डी कहता है कि डी कहता है वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार में भिन्न अपराध करने का अभियोग है। डी कहता है वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। एक से अधिक व्यक्ति हैं, एक ही ट्रांजैक्शन में अपराध करते हैं और प्रत्येक के द्वारा अलग अलग अपराध हो जाता है, या उनमें से कुछ के द्वारा या एक के द्वारा अलग अपराध हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का भी विचारण एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और उनका विचारण किया जाता है। जैसे ए, बी, सी, ये 3 व्यक्ति थे। ए, बी, सी, ये 3 व्यक्ति हैं जो एक बैंक को लूटने जाते हैं। या यूं करें कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो एक घर में जाते हैं चोरी करने के लिए। ए बी सी एक घर में जाते हैं चोरी करने के लिए। तो ऐसी अवस्था में ये घर में जाते हैं, चोरी करते हैं। चोरी करने ये जो है वो दरवाजे पर खड़ा रहता है। ए दरवाजे पर खड़ा रहता है, बी सी घर में चले जाते हैं और चोरी करते हैं। चोरी करने में क्या होता है कि सी के द्वारा इस घर के एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है। सी के द्वारा इस घर के एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है। तो इन सभी व्यक्तियों का विचारण एक साथ किया जा सकता है। एक साथ इन सभी व्यक्तियों का विचारण किया जा सकता है क्योंकि ट्रांजैक्शन एक ही हो रहा है। सही है। सी ने इसकी मृत्यु कारित कर दी, या फिर सी क्या करता है, घर में आग लगा देता, तो भी एक ही ट्रांजैक्शन में कार्य हो रहा है। तो फिर क्या होगा, इन सबका विचारण एक साथ किया जा सकता है। मतलब एक ही विचारण में ज्वाइंट चार्ज बनाया जा सकता है और एक ही विचारण में फिर उनका विचारण किया जा सकता है चार्जों का। इसका एक उदाहरण और हो सकता है। इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि ए, बी और सी, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, परंतु क्या है कि ये डी से बुराई मानते हैं, डी को अपना दुश्मन मानते हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो डी को अपना दुश्मन मानते हैं। ए बी सी तीनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अचानक से ही तीनों एक ही टाइम पर जाकर के डी को मारने लगते हैं। अचानक से तीनों एक ही टाइम पर जाकर डी को मारने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में इनके द्वारा जो अब एक दूसरे के इंटेंशन से परिचित नहीं है मगर डी को मारते हैं, और डी को क्या करते हैं कि डी मर जाता है इनके मार से। और डी जब मर जाता है, अगर ये सेपरेट रूप से देखा जाता तो किसी एक व्यक्ति की द्वारा प्रहार किया गया, हमला किया गया, मार लगाई गई है उससे वो नहीं मरता, परंतु तीनों को शामिल करके देखा जाए तो तीनों की मार से वो मर गया। किसी एक की मार से वो नहीं मरता, परंतु तीनों की मार से वो मर गया है। तो ऐसी अवस्था में भी इन तीनों का एक साथ एक ही विचारण में आरोप लगाए जा सकते हैं।
अगला है ई। ई कहता है वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का जिसके अंतर्गत चोरी, उद्यापन, छल, आपराधिक दुर्विनियोग भी है अभियोग है, और वे व्यक्ति जिन पर ऐसी संपत्ति को जिसका कब्जा प्रथमतः नामित व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध द्वारा अंतरित किया जाना, किसी से अपराध करने, रखने या उसको पहले छिपाने में सहायता करने का, या किसी ऐसे अंतिम दिखेगा। इन्होंने कहा है कि उन व्यक्तियों का भी संयुक्त रूप से चार्ज बनाया जा सकता है और एक ही विचारण में उनको विचारित किया जा सकता है, ट्रायल चलाया जा सकता है। किन व्यक्तियों का? वो व्यक्ति जिन्होंने चोरी की है, उद्यापन किया है, चोरी की है, उद्यापन किया है, छल किया है, आपराधिक दुर्विनियोग किया है। और एबीसी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, एबीसी 3 व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया है कि तीनों ने मिलकर के चोरी की है, या फिर छल किया है, या उद्यापन किया है, या फिर क्या किया है, आपराधिक दुर्विनियोग किया है। और इन्होंने जो आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा, चोरी के द्वारा या छल के द्वारा जो संपत्ति इन्होंने प्राप्त की थी, उस संपत्ति को इन्होंने किसको दे दिया है? एफ जी एच। इन 3 व्यक्तियों को इन्होंने उस संपत्ति को दे दिया है कि जाकर के एफ जी एच ये तीनों जाकर के उस संपत्ति को क्या करें, कहीं छिपा दें जाकर के। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने चोरी नहीं की है, छल नहीं किया है, आपराधिक दुर्विनियोग नहीं किया है, परंतु चोरी, आपराधिक, छल के द्वारा जो संपत्ति थी, चोरी के द्वारा, आपराधिक दुर्विनियोग के द्वारा, छल के द्वारा, उद्यापन के द्वारा जो संपत्ति इन्होंने प्राप्त की थी, उस संपत्ति को एफ ने, जी ने, एच ने क्या किया है? छिपाने का कार्य किया है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों पर ज्वाइंट चार्ज बनाए जा सकते हैं, ज्वाइंट चार्ज बनाए जा सकते हैं, और एक ही साथ उनका ट्रायल भी किया जाता है। मतलब एक ही ट्रायल में ज्वाइंट चार्ज उनके बनाए जा सकते हैं। वहीं एक अन्य चीज है कि जो ए है, बी है, सी है, ये चोरी करते हैं। उस चोरी को करने में एफ जी एच क्या करते हैं? अबेटमेंट करते हैं। एफ जी एच या फिर केवल एफ और जी ये क्या करते हैं? ए बी सी को अवेट करते हैं, दुष्प्रेरित करते हैं कि वो जाकर के चोरी कर ले एक मकान में, और ए बी सी एफ जी के कहने पर चोरी करते हैं एक मकान में। तो ऐसे व्यक्तियों पर क्या होगा? ज्वाइंट चार्ज बनाए जाएंगे, एक ही ट्रायल में उनका विचारण किया जाएगा। एक अन्य चीज कि एफ जी के कहने पर ए बी सी ने चोरी की और चोरी करके वो संपत्ति दे दी है एम को कि एम उस संपत्ति को छिपा दे, तो फिर इन सभी व्यक्तियों का एक ही विचारण में संयुक्त चार्ज बनाए जा सकते हैं। ज्वाइंट चार्ज एक ही ट्रायल में बनाए जा सकते हैं, उनका एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। अगला खंड है अगला खंड है एफ। वो कहते हैं वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 411, 414 या उन धाराओं में से किसी के अधीन अपराधों का अभियोग है। तो इन्होंने एक बात यहाँ पर कही है कि वे व्यक्ति जिन्होंने एक ही संव्यवहार द्वारा जो चोरी की संपत्ति उसका कब्जा अंतरित किया है, कब्जा अंतरित करने में जिन्होंने सहयोग किया है, कब्जे का ट्रांसफर, पोजेशन जो है उसका इन्होंने ट्रांसफर किया है, और एक ही संव्यवहार में शामिल हैं, जितने भी शामिल होंगे उन सबका एक ही ट्रायल में संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से चार्ज बनाया जा सकता है।
अगला हमने है वे व्यक्ति जिन पर भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 के अधीन कूटकृत सिक्के के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर उसी सिक्के के संबंध में उक्त अध्याय के अधीन किसी भी अन्य अपराध या किसी ऐसे अपराध का दुष्कर्म या अपराध करने का अभियोग है और इस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग के बंद सब ऐसे अपराधों पर शासन लागू है। हाँ देखिएगा, जो खंड जी है वो ये कहता है कि अध्याय भारतीय दंड संहिता आईपीसी का अध्याय चैप्टर 12 जो है वो कूटकृत सिक्कों से संबंधित है। सिक्कों का कूटकरण, आयात करना, निर्यात करना, सही है, या अपने पास अपने कब्जे में पोजेशन में कूटकृत सिक्कों को रखना, इससे संबंधित है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने कब्जे में कूटकृत सिक्के रखता है और उनकी संख्या एक है, एक से अधिक है, या फिर किसी ने कूटकृत सिक्के बना करके किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, वो जानता है कि ये सिक्के जो है कूटकृत हैं, उन्हें अपने पास रखता है, या उनको ये जानते हुए ये सिक्के कूटकृत हैं उनको आगे कहीं चलाने का काम करता है, या किसी व्यक्ति ने कूटकृत सिक्के बनाए और जानबूझ के उनको चलाया, और इसमें जितने व्यक्ति शामिल होंगे उन सभी व्यक्ति का एक साथ एक ही ट्रायल में ज्वाइंट चार्ज बनाया जा सकता है। जैसे ए ने क्या किया, कूटकृत सिक्के बनाए और बना करके बी को दे दिए, सी को दे दिए कि ये सिक्के जाकर के चला दीजिए, और इनको मालूम है कि ये सिक्के जो है कूटकृत हैं। इन्होंने उन सिक्कों को चलाने का कार्य किया, उन सिक्कों से सामान खरीदने का काम किया, कोई भी ट्रांजैक्शन करने का काम किया। तो ऐसी अवस्था में इसने क्या किया, इसने एक तो कूटकृत सिक्के बनाए हैं, दूसरा इसने अबेटमेंट किया है कि इन सिक्कों को जाकर के चला दो, बीसी को चलाने गया है, तो इसने कूटकृत सिक्के भी बनाए हैं। एक तो ये इस लिबास का दोषी है, दूसरा ये अबेटमेंट का दोषी है कि उन्होंने सिक्के चलाने के लिए बीसी को दे दिए हैं। तो एक ही आरोप में मतलब इन तीनों का ज्वाइंट चार्ज बनाया जा सकता है, और एक ही ट्रायल में उन ज्वाइंट चार्ज का ट्रायल भी किया जा सकता है। इसका प्रोविजो है, परंतु है, वो कहता है परंतु जहां अनेक व्यक्तियों पर पृथक अपराधों का आरोप लगाया गया है और वे व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी में नहीं आते हैं, वहां मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय ऐसे सब व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है। ये वे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहते हैं और मजिस्ट्रेट या सेशन, देखिएगा इन्होंने कहा है कि अभी ए से लेकर कर जी तक जो कैटेगरी बताई गई थी, ए से लेकर के जी तक जितनी कैटेगरी बताई गई थी, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ए से लेकर जी तक बताई हुई कैटेगरी में आते ही नहीं हैं और उन पर भिन्न भिन्न अपराधों का अभियोग लगा है, उन पर पृथक पृथक भिन्न भिन्न अपराधों का अभियोग लगा है। तो ऐसे व्यक्ति एक साथ विचारण उनका नहीं किया जा सकता है, चार्ज ज्वाइंटली नहीं बनाए जा सकते हैं, परंतु इसे प्रोविजो कहता है कि अगर वो लोग मजिस्ट्रेट से जिनके समक्ष विचारण किया जा रहा है या सेशन न्यायालय से लिखित में आवेदन करते हैं कि हमारा ज्वाइंट चार्ज बनाया जाए, एक ही ट्रायल में विचारण किया जाए, एक ही ट्रायल में ट्रायल किया जाए, तो फिर मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से इन पर कोई नकारात्मक इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर उनका ज्वाइंट चार्ज बना करके एक ही ट्रायल में उनको ट्रायल मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय कर सकता है, बेशक वो ऐसे जी तक बताए हुए कैटेगरी में नहीं फिट बैठ रहे हैं, फिर भी उनका किया जा सकता है, ज्वाइंट चार्ज उनको बनाए जा सकते हैं, एक ही ट्रायल में उनको ज्वाइंटली चार्ज बनाया जा सकता है, ट्रायल किया जाता है। अगर वो क्या करते हैं, सेशन न्यायालय से मजिस्ट्रेट से लिखित में ऐसा करने के लिए आवेदन करते हैं तब, अन्यथा नहीं। तो आपका जो चैप्टर था चार्ज वो यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद जो चैप्टर चलेगा वो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। हमने सेक्शन
221, 222 और 224 इनको नहीं बताया है, क्योंकि ये धाराएं सरल है, आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगी। तो हमने आपको ये बताया, 3 बातें बताई हैं। चार्ज क्या होता है, एक साथ आरोप किन पर लगाए जा सकते हैं, और एक ही आरोप में कितने व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है, एक ही आरोप में कितने व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है, या कितने व्यक्तियों पर एक ही चार्ज बनाया जा सकता है, तो वो बताता है धारा 223, 223। तो यहीं पर चार्ज आपका खत्म होता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।